हाँ जी। तो पढ़ना शुरू करें। चलिए, अब जरा ध्यान देंगे। तो अपन ने कहा था कि इपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप हैं? दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में सेल लेयर कितनी है? एक। जबकि कंपाउंड में सेल लेयर का नंबर एक से ज्यादा। सिंपल में अपन ने कहा कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर तीन टाइप के, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। स्क्वेमस में सेल्स थिन है और फ्लैट हैं। स्क्वेमस के अंदर अपन ने कहा कि ये बनाता है डिफ्यूजन बाउंड्री। और दो लोकेशन बोलो कौन कौन सी थी? और क्यूबॉइडल इपिथीलिया जो है उसके अंदर सेल्स होती हैं क्यूब लाइक। इसका काम है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इसकी दो लोकेशन बोलो। डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फिर हमने कहा कि अगर फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो तो क्या कहोगे? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल बोल लिया कर बेटा, बोलोगे तो जल्दी से याद होगा। ठीक। फिर अपन ने कहा कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल पाया जाता है कहां पर? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अगला आया कॉलमनर। सेल्स हैं टॉल और स्लेंडर। न्यूक्लियस किसके पास? बेस के पास। लोकेशन में स्टमक और इंटेस्टाइन। फिर हमने कहा कि माइक्रोविलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। फिर अगला अपन ने कहा कि अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल के फ्री सरफेस पर सिलिया मौजूद हो तो क्या कहेंगे? सिलिएटेड। दो लोकेशन कौन? ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब। यहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। सिलिएटेड के बाद फिर अपन ने कहा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आइसोलेटेड सेल किसके अंदर होती हैं? यूनिसेलुलर। क्लस्टर ऑफ सेल कहां? मल्टी सेलुलर में। सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? और गोबलेट सेल यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल। फिर हमने कहा कि हार्मोन कौन सेक्रीट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। डक्ट किसके अंदर पाई जाती हैं? एक्सोक्राइन में। डक्टलेस कौन? एंडोक्राइन। फिर हमने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं दे रिलीज देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। अगला अपन ने कहा कि अगली इपिथीलिया अपने पास आ जाती है यहां पर। अगला अपन ने कहा आ जाएगी कंपाउंड। तो कंपाउंड था ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। और फिर कहा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट। सेल जंक्शन क्या सारे टिश्यू में पाए जाते हैं? लगभग सारे टिश्यू में, ब्लड को छोड़ करके। सबसे कॉमन कहां? इपिथेलियल टिश्यू में, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है कम। फिर हमने कहा कि जो सेल जंक्शन है ये तीन टाइप के हैं, टाइट, अधेरिंग और गैप। प्रिवेंट लीकेज किसके बारे में? कनेक्ट साइटोप्लाज्म, परफॉर्म सीमेंटिंग, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, गैप जंक्शन। फिर हमने कहा कि सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमने कहा कि स्ट्रक्चर्स को आपस में लिंक करता है, सपोर्ट करता है। फिर अपन ने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू रेंज करता है सॉफ्ट से लेकर के स्पेशलाइज्ड टाइप, जिसमें क्या क्या रखा? ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज। फिर हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं तीन, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज के कितने टाइप? दो, एरियोलर और एडिपोज। फिर अपन ने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें लूज में बताओ सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? एरियोलर। फैट स्टोर कौन करेगा? स्किन के नीचे कौन? दोनों। फिर अगला हमने कहा डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेफिनिट ओरिएंटेशन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट का कहां? रेगुलर में। जबकि अलग अलग ओरिएंटेशन इरेगुलर के अंदर। फिर हमने कहा
कि रेगुलर क्या बनाता है? टेंडन और लिगा। बोन और बोन के बीच कौन? लिगामेंट। बोन और बोन के बीच लिगामेंट। मसल और बोन के बीच टेंडन होता है। डेंस इरेगुलर कहां पाया जाता है? स्किन में। डेंस इरेगुलर में फाइबर्स में मोस्टली कौन से फाइबर होते हैं? कोलेजन फाइबर्स। फिर हमने कहा स्पेशलाइज्ड में पहला आता है स्केलेटन, जिसके अंदर आ जाती है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में अपन ने कहा कि सेल कौन है? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट मैट्रिक्स में कुछ स्पेसिस के अंदर मौजूद है। फिर हमने कहा कि यहां पर मैट्रिक्स के 3 कैरेक्टर हैं, सॉलिड, प्लाइबल और रेजिस्ट कंप्रेशन। तो रेजिस्ट कंप्रेशन का मतलब क्या था? कार्टिलेज टूटेगी कि नहीं? दबाने पे टूटती नहीं है। फिर हमने कहा कि जो कार्टिलेज है इसके अंदर फाइबर्स हो सकता है कि पाए जाए और हो सकता है कि ना हो। एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन में है एंड इज रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स। फिर अपन ने कहा लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इन सारी जगहों पे कौन होता है? कार्टिलेज। अगला टिश्यू आया आपके पास बोन। बोन हार्ड है क्योंकि बोन के अंदर मौजूद है कैल्शियम और कोलेजन फाइबर जो बोन को प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। फिर हमने कहा बोन की सेल का नाम ऑस्टियोसाइट। बोन के मैट्रिक्स में किसके सॉल्ट? कैल्शियम के। फिर हमने कहा बोन के अंदर फाइबर कौन से? कोलेजन फाइबर। अब हम बात कर रहे थे लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर के बारे में, और लॉन्ग बोन के बारे में बात करते हुए अपन ने कहा था कि किसी भी लॉन्ग बोन में कितने पार्ट पाए जाते हैं बेटा? 3। ये जो 3 पार्ट थे इनमें से अपन ने कहा कि जो एंड्स वाला पार्ट है, यहां वाले पार्ट को बेटा अपन क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। बीच में कौन मौजूद है? मेटाफाइसिस। और सेंट्रल पार्ट क्या कहा जाता है? डायफाइसिस। तो इनमें से ये जो एंड वाला पार्ट है इसको कहा था एपीफाइसिस। बोलो यहां कॉम्पैक्ट बोन थी या स्पॉन्जी? और स्पॉन्जी बोन में मैट्रिक्स के चैनल्स के बीच में क्या भरा था? क्या भरा था? रेड बोन मैरो। क्या सारी बोन्स की रेड बोन मैरो ब्लड सेल बनाती है? नहीं। कहा था ऑफ सम बोन्स, कुछ बोन्स की रेड बोन मैरो ही है जो कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। फिर हमने कहा इपीफाइसिस के बाद ये वाला पार्ट कहा जाता है मेटाफाइसिस। तो जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है इसका काम क्या था? कि यह है जोन ऑफ इलोंगेशन, तो बोन की लंबाई यहां पर बढ़ती है। और ये केवल ग्रोइंग बोन के अंदर पाया जाता है। जब बोन में ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद मेटाफाइसिस वाला पार्ट नहीं होता। फिर हमने कहा था सेंट्रल पार्ट यानी कि डायफाइसिस वाला जो पार्ट है, यहां पे अपन ने कहा था कि जो मैट्रिक्स है वो ऐसे करके मौजूद होगा और बीच में पाई जाएगी एक कैविटी जिसको अपन क्या कहते हैं? बोन मैरो कैविटी। फिर हमने इसमें देखा था कि यहां पर जो डायफाइसिस वाला पार्ट है इसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल पाई जा रही थी जिनको क्या कहा गया था? हैवर्सियन कैनाल। और इन्हें आपस में जोड़ने वाली कैनाल्स का नाम था वोकमैन्स कैनाल। अब हम क्या करेंगे कि इस डायफाइसिस वाले पार्ट का हम ऐसे करके एक सेक्शन काट लेते हैं, ठीक? और इस सेक्शन को अपन देखने वाले हैं। तो हमने ये इसका सेक्शन काटा और इसको जब मैं अगर देखूंगा तो ये डायफाइसिस वाला जो पार्ट है ये मुझे कुछ ऐसे करके दिखेगा ना। ये मुझे दिखेगा अंदर की तरफ कैविटी है, ऐसे करके दिखेगा, ठीक? अब इसमें से समझने के लिए मैं क्या करूंगा? केवल इतने पार्ट को आपको बताऊंगा। अब इतने पार्ट की जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर बाकी सारी पार्ट की रहेगी। तो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अब हम ड्रॉ कैसे करने वाले हैं? तो अपन ने कहा कि अब इस डायग्राम को हम कुछ ऐसे करके बना लेते हैं। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट। अब देखिए जो बोन है इस पर भी बाहर की तरफ यहां डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाएगी
जो बाहर की तरफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहेगी उसको अपन बोलते हैं पेरीओस्टियम। कार्टिलेज के मामले में पेरिकॉन्ड्रियम कहा था ना, यहां पर इसको क्या बोलूंगा मैं, पेरीओस्टियम कहूंगा। तो ये जो पेरीओस्टियम है इसके अंदर मौजूद है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब ऐसे ही जैसे एक सिरा बोन का बाहर की तरफ है, ऐसे ही एक एंड अंदर की तरफ भी तो है। ये जो अंदर की तरफ वाला एंड है, यहां पर पाया जाता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अपन ने रेटिकुलर फाइबर्स की बात की थी ना, तो उनसे उनके बारे में बात करते हुए तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो फाइबर्स हैं बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां टिश्यू कौन सा है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। पर अपन उसके नाम पे नहीं जाते, हम सिंपली इतना याद रख लेते हैं कि अंदर वाली लेयर को कहा जाता है एंडोस्टियम। तो पर अपन उसके नाम पे करते हुए तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो फाइबर्स हैं बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां टिश्यू कौन सा है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। पर अपन उसके नाम पे नहीं जाते, हम सिंपली इतना याद रख लेते हैं कि अंदर वाली लेयर को कहा जाता है एंडोस्टियम। तो अंदर वाली लेयर को अपन ने क्या कहा, एंडोस्टियम हो गया। तो हमने कहा कि अंदर की तरफ एंडोस्टियम, जबकि बाहर की तरफ क्या रहेगा, पेरियोस्टियम। अब अगर आप देखो तो कार्टिलेज का तो एक ही सिरा था बाहर की तरफ, जबकि बोन के सिरे कितने हैं, दो। तो मतलब बोन के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी कितनी तरफ से होगी, दो तरफ से। अगर दो तरफ से ग्रोथ होगी तो आपको नहीं लगता कि यहां ऑस्टियोसाइट दो सिरों पर पाई जा, वो ग्रोथ भी कितनी तरफ से होगी, दो तरफ से। सिरा था बाहर की तरफ, जबकि बोन के सिरे कितने हैं, दो। तो मतलब बोन के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी कितनी तरफ से होगी, दो तरफ से। अगर दो तरफ से ग्रोथ होगी तो आपको नहीं लगता कि यहां ऑस्टियोसाइट दो सिरों पर पाई जानी चाहिए। ऑस्टियोसाइट बेटा कितने एंड्स पर, दो एंड्स पर, सॉरी हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट कितने एंड्स पर मौजूद रहेगी, दो। तो बाहर की तरफ भी पाई जा रही है और ये ऑस्टियोब्लास्ट कहां मौजूद है, अंदर की तरफ भी है। तो ये बाहर और अंदर की तरफ यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जा रही हैं। ये हो गई ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर हो रही थी तो इसके मैच्योर होने से कौन बनता था, ऑस्टियोसाइट। कौन बन रहा था, ऑस्टियोसाइट। अब देखिए, हमने बोन में हेवर्सियन कैनाल की बात की थी ना, तो अब मान लो लेट से एक हेवर्सियन कैनाल यहां है और एक हेवर्सियन कैनाल यहां है। तो ये क्या हो गई, हेवर्सियन कैनाल। अब ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होकर के ऑस्टियोसाइट बनाती है, तो ऑस्टियोसाइट को अगर मैं देखूं तो ये ऑस्टियोसाइट अपनी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे करके दिखाई देती है। तो मतलब ऑस्टियोसाइट एकदम गोल सी होती है क्या, नहीं, इसमें आउटग्रोथ पाई जाती है। जैसे कार्टिलेज के मामले में था कि कॉन्ड्रोसाइट स्पेस के अंदर मौजूद थी, वैसे ही यहां पर ये भी स्पेस में पाई जा रही है। और स्पेस को अपन क्या कहते हैं, लेकुना। स्पेस को क्या नाम दिया जाता है, लेकुना नाम देते हैं। तो ये जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, लेकुना। तो ये हमने कहा कि ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट। तो ये सेल हो गई ऑस्टियोसाइट और ये किसके अंदर मौजूद है, लेकुना में। और लेकुना यहां पर क्या है, मैट्रिक्स के अंदर स्पेस है। अब यहां देखो, इधर जो लेकुना है, एक लेकुना में ऑस्टियोसाइट कितनी है, एक। कार्टिलेज के मामले में एक लेकुना में कॉन्ड्रोसाइट थी एक से लेकर के चार। तो अब इसे कुछ ऐसे समझो, जो नेता होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो उभरते हुए नेता होते हैं, ठीक, जो अपने कॉलेज वगैरह के स्तर पे, यूनिवर्सिटी के स्तर पे या आपके जो है गांव मोहल्ले के स्तर पे नए नए नेताजी पैदा हो रहे होते हैं।
और दूसरे जो है उभरे हुए नेताजी होते हैं, जो एक आध बार प्रधान रह लिए, विधायक वगैरह कुछ रह लिए, ठीक। तो वो दो तरह के नेता है। अब मान लो कहीं किसी रैली या मीटिंग में जाना है, तो जो नेता पहले विधायक वगैरह रह लिए, वो अपनी गाड़ी में अकेले बैठ के जाएंगे कि नेताजी का रुतबा होना चाहिए। अब उभरते हुए नेताओं के पास इसकी तो कमी है, अभी तो उनके पास आ नहीं रहा है, ठीक। वो तो जब उभर जाएंगे तब उसके बाद आएगा ना। तो उभरते हुए नेता क्या होते हैं, वो एक गाड़ी में दो तीन चार लोग एडजस्ट हो जाते हैं। तो अपनी कॉन्ड्रोसाइट क्या है, ये उभरते हुए नेता है, ठीक, जो अभी इलेक्शन वगैरह लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो अपना काम चलाने के लिए एक गाड़ी, मतलब कि एक लैकुना में एक से लेकर के कितने हो सकते हैं, चार। और वहीं पर ऑस्टियोसाइट के बारे में कहा कि ये विधायक सांसद टाइप के लोग हैं, तो इनको अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखनी है। तो एक गाड़ी में कितने लोग जाएंगे, एक, ठीक। बाकी जितने लोगों को आना होगा वो पीछे कन्वॉय में आएंगे उनके पीछे पीछे, क्योंकि विधायक जी के पीछे गाड़ियां चलनी चाहिए ना, अकेले जाएंगे तो कौन पूछेगा, ठीक। तो वैसे अपने आप में बड़ी समस्या है। हम एक तरफ उम्मीद करते हैं कि सब लोग ईमानदार हों, और दूसरी तरफ अगर देखो तो विधायक जी अगर इतना सब स्टेटस मेंटेन न करें तो उन्हें कोई पूछेगा नहीं, और स्टेटस मेंटेन इससे होता है, बिना इसके तो मेंटेन होता नहीं है, ठीक। तो अब अपन ने कहा कि ऑस्टियोसाइट कौन है, ये बड़े वाले नेताजी हैं, जबकि कॉन्डोसाइट कौन थे, उभरते हुए नेता थे। तो अब यहां समझो, ध्यान देना। अब अपन आ जाते हैं वापस से ऑस्टियोसाइट पे। अभी यहां पर जो हमने कैनाल बनाई, इस कैनाल का नाम क्या है बेटा, हेवर्सियन कैनाल। तो ये जो कैनाल है इसको क्या कहा जाएगा, हेवर्सियन कैनाल। तो ये हेवर्सियन कैनाल है। और इस हेवर्सियन कैनाल में होता क्या है, तो इसके अंदर होता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अलावा यहां होती है लिम्फेटिक वेसल, और इसमें पाई जाती है नर्व्स। तो क्या क्या मौजूद है, ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक वेसल है, और नर्व्स हैं। वो सब कहां मौजूद है, हेवर्सियन कैनाल के अंदर। मतलब कि बोन की सेल्स के लिए जितना भी खाना पानी है, वो सब किसके पास है, हेवर्सियन कैनाल के पास। सारा खाना पानी कहाँ है, हेवर्सियन कैनाल के पास, क्योंकि ब्लड तो इसी में होकर के जा रहा है। अब यहां पे कुछ ऐसे मानते हैं कि अपन मान लो किसी ब्याह के भोज में गए, ठीक, शादी वादी का भंडारा या दावत थी। तो उसमें दावत में क्या होता है कि एक जो है टेबल होती है, जिस टेबल पे सारी प्लेट्स वगैरह अरेंज होती हैं। यूजुअली मिठाई भी वही रखी होती है, अचार है, सलाद है, वो सारी चीजें वही होती हैं। और हम जब जाते हैं सबसे पहले वहीं जाकर के पहुंचते हैं, ठीक। वहां से अपन खाना खाना शुरू करेंगे। तो अब मान लो जैसे ही जो है दावत शुरू हुई, घंटी बजी, दावत चालू, ठीक। लोग इंतजार कर रहे थे। अब क्या हुआ कि पहले गेट में से कुछ लोग जो अंदर आए, उन लोगों ने क्या किया कि वो जो टेबल थी उस टेबल को घेर लिया। उन लोगों ने क्या किया, उस टेबल को घेर लिया, ठीक। जिससे कि पहले हम अंदर आ गए तो पहले खाना हम ही शुरू करेंगे। तो इधर क्या हुआ कि जो ऑस्टियोसाइट थी, खाना यहां है। सबसे पहले जो ऑस्टियोसाइट आई, ये ऑस्टियोसाइट ने आकर के हेबर्सियन कैनाल को खाना खाने के लिए क्या किया, घेर लिया। तो ऐसे करके इसने आकर के हेबर्सियन कैनाल को कवर कर लिया। और इनके अंदर जो आउटग्रोथ होती है ना, ये आउटग्रोथ आपस में जुड़ और जाती है। तो इनने देखा कि यार यहाँ ब्याह में भीड़ ज्यादा है, ठीक। तो अब कहीं कोई बीच में से धक्का मुक्की करके ना आ जाए अपने बीच में। तो इनने कहा एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तो इन्होंने एक दूसरे का क्या किया, हाथ पकड़ लिया, ठीक। अब उसमें क्या होगा कि अकेले यही तो नहीं आए थे, इनके बाद और भी लोग आए होंगे। अब जो लोग आए होंगे वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इनके पीछे की तरफ एक लाइन बना के खड़े हो जाएंगे, ताकि जैसे ही ये लोग यहां से प्लेट वगैरह लेके हटें, तो पीछे वालों का नंबर आना चाहिए। किसका नंबर आ जाए, पीछे वाले का। तो अपन ने कहा कि इनने देखा कि और लोग हमें पार करके न चले जाएं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे करके यहां जो ऑस्टियोसाइट हैं, ये ऑस्टियोसाइट हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ अरेंज होती जा रही हैं। और क्यों अरेंज हैं,
क्योंकि खाना पानी सब किसके पास है? हैवर्सियन कैनाल के पास। तो हैवर्सियन कैनाल के पास सारा खाना पानी है, इसलिए यहां पर जो ऑस्टियोसाइट है वो ऑस्टियोसाइट हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ अरेंज होती जा रही है। डन। अब क्या होगा कि मान लो उस टेबल के आसपास खूब सारी भीड़ लग गई, 2-3 लेयर बन गई। अब उसके बाद जो कुछ लोग पहुंचेंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि यार नंबर अभी इतनी जल्दी तो आना नहीं है। अब जब नंबर नहीं आना तो फिर क्या होता है कि कुछ कुछ लोग अलग अलग जगह पे अपना ग्रुप बना के तब तक सोचेंगे अच्छा एक काम करते हैं अपन बातचीत तब तक कर लेते हैं, ठीक। तो लोग क्या होगा, बात बात करने लगेंगे या ऐसे ऐसे कुछ कुछ जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो कुछ लोग मान लो यहां पर इकट्ठे हैं, ठीक, जहां पे खाने की प्लेट नहीं है। कुछ लोग यहां पे इकट्ठे हैं। अब जरा ध्यान दो, ये लोग क्यों इकट्ठे हैं? तो कल मैंने आपसे कहा था कि बोन्स की लगातार रीमॉडलिंग होती है। क्या था कि रीमॉडलिंग होने से पहले हैवर्सियन कैनाल यहां थी। इस बार जब रीमॉडलिंग हुई तो हैवर्सियन कैनाल कहां पहुंच गई? यहां पर। अब जब हैवर्सियन कैनाल यहां पर पहुंच गई तो पहले वाली ऑस्टियोसाइट में से ज्यादातर को तो ऑस्टियोक्लास्ट ने खा पी के निपटा दिया, जबकि कुछ अभी यहां पर बची हुई है। अब जरा एक बार एनसीईआरटी वाला फोटो देखो जो एनसीईआरटी ने आपको बोन का डायग्राम दिखाया है। क्या आपको डायग्राम के बीच में ओवल सा ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है? बोलो ये क्या है? हैवर्सियन कैनाल है। इसके चारों तरफ कई सारी सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेंट्रिक मैनर में मौजूद हैं। कंसेंट्रिक मैनर का मतलब है सबका सेंटर तो एक ही है, क्योंकि सबका टारगेट क्या है? वही सेंटर वाली टेबल जिसपे प्लेट रखी है। तो इसीलिए यहां पर ये किसके फॉर्म में अरेंज्ड है? कंसेंट्रिक मैनर में। क्या सब में अगर आप देखें तो ये कुछ स्टार शेप दिख रही है जिनमें कुछ आउटग्रोथ पाई जा रही है। इनके अंदर क्या मौजूद है? आउटग्रोथ। तो एनसीईआरटी ने हालांकि लेबलिंग नहीं की है, पर एनसीईआरटी ने आपको हैवर्सियन कैनाल दिखाई है। एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि ऑस्टियोसाइट हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ क्या होता है कि अरेंज होती है ऑस्टियोसाइट। और कैसे अरेंज होती हैं? कंसेंट्रिक मैनर में। तो यहां पर एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम था, क्या ये डायग्राम अपने को समझ में आ गया कि एनसीईआरटी इसमें क्या क्या बताना चाहती है हमें? अब जरा देखते हैं कि बोन के फंक्शंस क्या हैं, कि बोन काम क्या क्या अपने अंदर करेगी। तो बोन के फंक्शन में एक फंक्शन की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेड बोन मैरो वाला, है ना। अगला देखिए, जो बोन है ये आपके अंदर वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। बोन का सबसे पहला काम क्या है कि ये वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करती है, एज इन केस ऑफ लिम्ब बोन्स। किसके मामले में बेटा? लिम्ब बोन्स के मामले में। तो जो लिम्ब बोन्स हैं वही तो हमारी बॉडी का वेट बियर करती हैं। तो बॉडी का वेट बियर करना किसका काम है? लिम्ब बोन्स का। अगला देखिए, ये जो बोन है ये अटैच होती हैं स्केलेटल मसल के साथ। बोन अटैच किसके साथ है? स्केलेटल मसल के साथ। और जब ये स्केलेटल मसल के साथ अटैच्ड है तो इसकी वजह से ये लेकर के आ पाता है मूवमेंट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट। आप समझो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फोर्स जनरेट करेगी ना, पर उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक हार्ड सरफेस की जरूरत है। किसकी जरूरत होती है? हार्ड सरफेस की। जैसे अगर मैं कहूं कि हवा को धक्का दो तो आप इसमें ताकत लगा सकते हो क्या? क्योंकि यहां कोई हार्ड सरफेस नहीं है। वहीं अगर मैं कहूं दीवार को धक्का दो तो अब एक हार्ड सरफेस है ना, अब आप लगाओ ताकत। तो मतलब मसल को भी ताकत लगाने के लिए एक हार्ड सरफेस की जरूरत है जिससे अटैच्ड हो। वो हार्ड सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? बोन। अगला देखिए, बोन का काम होता है कि ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये सपोर्ट करेगा
और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। सपोर्ट का मतलब हुआ कि इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने में सहायता प्रदान करना। जैसे आप सोचो, अगर ये हमारा रिबकेज ना होता, अगर ये रिबकेज ना हो तो हमारे अंदर कहां डायफ्राम अटैच होगा, कहां इंटरकोस्टल मसल अटैच होगी, और अगर ये अटैच नहीं हो पाएंगे तो क्या ब्रीदिंग पॉसिबल है? नहीं। तो इसने क्या किया? सपोर्ट किया ना। हमने कहा प्रोटेक्ट, हमारा जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना इसी रिबकेज का काम है। लंग्स को यही रिबकेज प्रोटेक्ट करे है। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्रेनियम मौजूद है, यानी कि ब्रेन बॉक्स। तो इसका काम क्या हुआ कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट क्या करेगा? इंटरनल ऑर्गन को। अगला हमने कहा कि जो बोन है, इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बोन बेटा स्टोर हाउस किसका है? कैल्शियम का। हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है उसका 99% बोन के अंदर है। आपके टोटल कैल्शियम का 99% कहां है? बोन में। बाकी का 1% कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। तो 1% कैल्शियम कहां है? ब्लड में। उसमें भी ब्लड में जितना कैल्शियम है उसका 90% प्रोटीन बाउंडेड होता है, 10% होता है फ्री। या भी हम मान लें कि जो ब्लड में कैल्शियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपको याद होगा कैल्शियम मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए चाहिए, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, है ना। कैल्शियम की जरूरत अब एनसीईआरटी नहीं लिखती, बाकी आपको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में पड़ती है। यानी कि जब भी केमिकल साइनेप्स काम करेगा कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी अगर ये कैल्शियम कम पड़ेगा तो आएगा कहां से? बोन से। कैल्शियम जब भी कम पड़ेगा तो कहां से आएगा? बोन से। तो मतलब ये सारे फंक्शंस किसके हैं? बोन के काम है ना, कि बोन स्टोर हाउस की तरह काम करती है कैल्शियम का। अब एक बार एनसीईआरटी से बोन वाला पैराग्राफ पढ़ के देखें। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो मूवमेंट है, जैसे हम हाथ पैर मूव करा रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक। तो अगर ये मसल बोन से अटैच ना हो तो क्या ये मूवमेंट संभव है? नहीं। तो मतलब कि मूवमेंट लाने के लिए बोन अटैच किसके साथ होती है? मसल के साथ। क्या बेटा? सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ये जो पेरियोस्टियम है इसके लिए, कि पेरियोस्टियम बना होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। लिख गया? ऑस्टियोक्लास्ट यही बीच बीच में पाई जाती हैं। वो क्या है? मैक्रोफेज की जैसा काम करती है।
डन। अब लेते हैं आपकी परीक्षा कि तुमने कुछ सही से पढ़ा भी है कि नहीं। तो अब इसमें से रैंडमली मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कुछ लाइनें दी हैं एनसीईआरटी की, जिनमें से कुछ लाइनें सही हैं, कुछ लाइनें गलत हैं। आपको बताना है सही या गलत। अगर गलत है तो फिर क्यों। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पीछे व्हाइट शर्ट में बैठे हुए बालक से। बोल बेटा, स्टेटमेंट नंबर 1। सबसे पीछे तुम थोड़े, तुम्हारे पीछे भी दुनिया और बाकी है। हाँ, बोलो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है कि गलत। नहीं दिख रहा? मैंने पूरा जूम कर रखा है। इसमें है, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिसिमिलर। बहुत सही, बैठिए। तो अब इसके बाद तुम बताओ सेकंड वाला। आज ही आए हो? अच्छा, तो चलो, तुम्हारा तो फर्स्ट डे नहीं है ना। हाँ, चलो खड़े हो। बोलो सेकंड वाला सही है कि गलत? सही है ना? सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, बैठिए। अब इसके बाद, हाँ, ब्रॉडली लगभग या ओनली लगभग मान सकते हो, होते तो चार ही टाइप हैं। ठीक। तो अपन ने कहा कि लगभग चार टाइप के होते हैं। अब इसके बाद आता है स्टेटमेंट नंबर 3। तो स्टेटमेंट नंबर 3 बताने के लिए इधर सबसे पीछे बालिका। हाँ, बोलो बेटा, सही है कि गलत? Cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of body as a whole. हाँ कि नहीं? सही है? तो बोलो, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत? सही है। ठीक। अब इसके बाद तुम बताओ स्टेटमेंट नंबर 4। फंक्शन ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तुम्हारे सहयोगी मतलब साथी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। सही है कि गलत? सही है। ये गलत है। यहां होना क्या चाहिए था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? गलत है। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 पे। तो स्टेटमेंट नंबर 5 तुम बताओ। 5 में कहा इपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body. तो ये बात सही है ना? बैठिए। अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट आ जाता है स्टेटमेंट नंबर 6। तो स्टेटमेंट नंबर 6 का उत्तर देने के लिए तुम बोलो 6 वाला सही है गलत? स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ, बोलो सही है गलत है? क्या होगा? डिफ्यूजन। तो इसीलिए स्टेटमेंट पूरा पढ़ना जरूरी है। तो यहां इसका काम सेक्रीशन नहीं होता, काम क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्रीज। बैठिए। अब इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7। तो 7 के लिए सबसे पीछे काली टी शर्ट वाला बालक दिख रहा है कि नहीं? सही है? अपने आगे वाले बालक से पूछ। ये तो मना कर रहा है। क्या होना चाहिए था यहां? पीसीटी। यहां डीसीटी की जगह क्या होता है? पीसीटी। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन के अंदर क्या मौजूद होता है? माइक्रोबिलाई। अब इसके बाद बैठो क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देने के लिए सबसे राइट साइड में कोने में बैठा हुआ बालक। हाँ, columnar epithelium composed of single layer of tall and slender cell nuclei are located at the, क्या होना चाहिए था, बेस। तो न्यूक्लियाई कहां होते हैं, बेस के पास। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देगा सबसे पीछे बीच में चेक की टी शर्ट शर्ट पहना हुआ बालक। नहीं, इसके बगल, हाँ, 9। सही है। दूसरे चेक की शर्ट वाले से पूछ। हार्मोन नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ा करो। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेक्रीशन में क्या नहीं होता, हार्मोन नहीं होते हैं। हार्मोन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद आता है स्टेटमेंट नंबर 9। 9 की 10, 10। चलो, तो स्टेटमेंट नंबर 10 इधर सबसे कोने में, बोलो बेटा। सही है। कंपाउंड इपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सही है। अब बैठिए, अब इसके बाद अब आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न किससे पूछा जाए, बोलो, चल तू बता। 11। 11 वाला सही है। अब इसके बाद आता है स्टेटमेंट नंबर 12। तुम बताओ बेटा। हाँ, बोलो। हाँ, तू भी खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं, तुम रुको। हाँ, they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue or organ of the body। सही। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 13। तो स्टेटमेंट नंबर 13 का उत्तर बताओगा कौन, तुम बोलो बेटा। नहीं नहीं, हाँ हाँ। क्यों? 13 में क्या होना चाहिए था, बोन की जगह पे क्या होना था, ब्लड। ये गलत इसलिए है क्योंकि बोन की जगह यहां क्या होना था, ब्लड आना चाहिए था। बैठिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देंगे सबसे आगे, बोल बेटा। हाँ, बताओ, सही की गलत। सही है कि गलत? लो, तुम्हारे साथी तो भाई बात काट देते हैं। तुम कह रहे हो सही है, बाकी सब करें गलत है। अपने पीछे वाले बालक से पूछो क्यों गलत है, बता भाई, क्यों गलत है। अभी रुक, अपने पीछे वाले से पूछ क्यों गलत है। दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। नहीं, क्या होगा, याद करो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, क्या होगा, यही तो बात है कि क्या होगा। पता क्या होगा, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। यहां मॉडिफाइड प्रोटीन नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होना चाहिए था। बैठो, इसलिए स्टेटमेंट गलत है।
तो अपन ने कहा 14 वाले में प्रोटीन की जगह पर क्या होना था, पॉलीसैकेराइड। तो यहां होना चाहिए था पॉलीसैकेराइड। फिर देखिए, अब अगला आता है, बैठ जाओ, स्टेटमेंट नंबर 15। और स्टेटमेंट नंबर 15 तुम बताओ। Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin, the cell of this tissue। ठीक, 15 वाला सही है, बैठो। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन देगा, तुम बताओ बेटा। हम्म, कौन सा? एनसीईआरटी की लाइन। जब भी अगर डायग्राम और लाइन में कंफ्यूजन हो तो जो लिखा है वो अंतिम सत्य है। एनसीईआरटी की लाइन यही है, तो एकदम सही है। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो 16 वाला सही है, बैठो। अब आता है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर तुम बताओ। हाँ, 17 कहता है टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। ठीक, सही। अब इसके बाद आता है नंबर 18। बोलो सारे लोग, 18 से सही है ना? 19 वाला सही है। अच्छा, अब इसमें एक ही रह गया। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल, सही है ना? तुम लोग यार भविष्यवाणी भी कर लेते हो कि पढ़े बिना बता दिया कि सही है। अच्छा, चलो, तो अब जरा आ जाते हैं वापस से, ध्यान दें। तो हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका हमने एनिमल टिश्यू वाला पार्ट तक किया। अभी इसमें मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू बचा है। पर मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम बात करेंगे लोकोमोशन, मूवमेंट और नर्वस सिस्टम के बारे में, तब उसे साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि उस टाइम पे जितना वहां लिखा है और ये दोनों चीजें साथ में कवर हो जाए। अब अगली बात आती है कि चैप्टर में अपने सिलेबस में अगला टॉपिक आता है कॉकरोच। तो आप किसके बारे में बात करेंगे? कॉकरोच के बारे में। ब्लड के बारे में बेटा बात करेंगे, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब। तो अब बाकी चीजें ह्यूमन फिजियो में जो जैसे जहां आता जाएगा वहां पढ़ते जाएंगे अपन। तो अभी आ जाते हैं कॉकरोच पे। ठीक, अब जरा कॉकरोच में देखो,